हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टूथ फेरी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि NDAEB विच इज़ डेंटल असिस्टेंट एग्जाम इन कनाडा। हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स में से कितना परसेंटेज कवर होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद एक टॉपिक उसमें से जो मैंने चूज़ किया है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो ये वेब पेज मैंने खोला हुआ है ये है NDAEB की ऑफिशियल साइट पे जो कैंडिडेट्स हैंडबुक अवेलेबल है, उस पे आप इसको देख सकते हो। इसमें हम रीड कर सकते हैं जैसे कि एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस एज अ डेंटल असिस्टेंट में से 5% प्रोपोर्शन क्वेश्चंस आएंगे आपको फर्स्ट रिटन एग्जाम में। सेकंड सेक्शन इज dental sciences which is 7 to 12%, clinical support procedures 10 to 15%, patient records 10 to 12%, सबसे important है patient care procedure जिसमें से 40 to 50% पेपर सेट होता है। Practice management procedures 5 to 10% and preventive procedures 15 to 20%. So जो ये percentages उन्होंने दी हैं ये आपको help करने के लिए कि ये जो topics हैं बहुत important, उनका weightage कितना होएगा written exam में, उसके हिसाब से आप अपना preparation कर सकते हो। इसमें से जो हमने ये सारी percentages discuss कर ली हैं, पर total questions कितने हैं? Total questions हैं 200 जिसमें से आपको score करना है 60% और more. सो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप ये जो कैंडिडेट्स हैंडबुक है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद एक बार पढ़ के आप श्योर कर लो कि कैसे कैसे वो पेपर होता है, कैसे कैसे उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। प्लस उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम वो परसेंटेज सेट करते हैं। लेकिन जो परसेंटेज है वो वेरी यही करती है 60% और मोर पासिंग स्कोर है। जैसे कि सेक्शन 2 में लिखा है डेंटल साइंसेज, और डेंटल साइंसेज का जैसे आपको पता है बेसिक टॉपिक इज डेंटल केरीज। आज का जो वीडियो होएगा बाकी सारा वीडियो डेंटल केरीज के ऊपर हमने डिस्कशन करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद डेंटल केरीज। आज का टॉपिक है डेंटल केरीज, को हम बोल देते हैं टूथ डिके एंड कैविटीज। अब अगर हम इसको पंजाबी में बोले तो हम बोलते हैं कि मेरे खोड़ लग गई, और अगर हिंदी में कोई बोले कि मेरे डेंटल केरीज कैसे, वो अपना एक्सप्लेन करेगा, वो बोलेगा कि मेरा दांत सड़ गया या वो काला हो गया, तो ऐसे वो वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन उसको हम साइंस की लैंग्वेज में या इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं कि डेंटल केरीज या कैविटीज या टूथ डिके। आज हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं कॉजेस, प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ डेंटल केरीज, अर्ली चाइल्डहुड केरीज जिसको हम ECC बोल देते हैं, डायग्नोसिस, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं डेंटल केरीज के, और इसका प्रिवेंशन क्या है। बेसिकली हम कैरियोलॉजी डिस्कस करेंगे। कैरियोलॉजी होता क्या है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस क्या है डेंटल केरीज का, इसकी स्टेजेस क्या हैं, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, और इसके प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स क्या हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोल देते हैं कैरियोलॉजी। आगे है डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबने अपने कॉलेज टाइम में ज़रूर पढ़ी होगी। द वेरी फेमस GV ब्लैक, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। डेंटल caries is an irreversible microbial disease of the calcified tissues of the teeth, characterized by demineralization of the inorganic portion and destruction of the organic substance of the tooth। ये जो definition है मैं इसको आपके लिए easy थोड़ा break down करके ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। डेंटल केरीज इज एन इरिवर्सिबल के क्यों हम इसे बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार जो ये केरीज हो गई तो हम इसको किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल मैकेनिज्म है। माइक्रोबियल डिसीज बिकॉज ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये एक इन्फेक्शियस प्रोसेस है जिससे ये फैलती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये कैल्सिफाइड टिश्यूज ऑफ द टीथ, आपको पता है कि जो हमारे टीथ हैं वो हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी में, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत हार्ड सब्सटेंस है इनामल। ये काफ़ी हार्ड होते हैं हमारी बोन से भी। कैल्सिफाइड टिश्यूज, इसमें कैल्शियम है, फॉस्फेट है और सारे मिनरल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइक्रोबियल जो डिसीज़ है, जो इन्फेक्शन है, वो इन सारे कैल्सिफाइड जो लेयर्स होती हैं टीथ की उसको डिस्ट्रक्ट कर देती है। करेक्टराइज बाय डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये मिनरल्स जैसे हमने डिस्कस किया ही है वो उसको डीमिनरलाइज कर देते हैं, मतलब कि उसमें से वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लेती है। इनऑर्गेनिक पोर्शन जैसे कि हमने पढ़ाई की, जो
कह सकते हैं कि कैल्शियम है, फॉस्फेट है, जो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो ये चीज़ें जो मिनरल्स हैं इसको बाहर निकाल देती है और डिस्ट्रक्शन कर देती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज़ इनामिलिन, जो ये एक प्रोटीन हमारे दांतों में पाया जाता है, और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिसको ये डिस्ट्रक्ट कर देती है, इसलिए इसको डेंटल केरीज बोलते हैं। इसको एक इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिसीज भी बोला जाता है। कम्युनिकेबल क्यों बोल रहे हैं हम इसे? क्योंकि जो बैक्टीरियाज, जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन से बैक्टीरियाज हैं जिसकी वजह से डेंटल केरीज होता है। जब एक बेबी बॉर्न होता है उसके मुंह में ये बैक्टीरिया एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं होते। तो ये बैक्टीरिया उसको मिलते कहाँ से हैं? जो फ्रीक्वेंट कंटैक्ट होता है बेबी का उसके मदर से, थ्रू किसिंग या उसके सिबलिंग्स के थ्रू, या उसके लव्ड वंस जो उसको किस करते हैं, या उनका उसका बेबी का किसी भी तरीके से कंटैक्ट होता है, या मम्मा जो होती है उसकी कोई चीज़ टेस्ट कर लेती है पहले अपने बेबी को देने के लिए। तो जो ये प्रोटेक्टिव नेचर होता है कि टू टेस्ट थिंग्स बिफोर गिविंग इट टू द बेबी, तो वो जो प्रोसेस है उससे वो अपने जो माउथ के बैक्टीरिया है वो किसी तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं बेबी के मुंह में। ऐसे इसलिए ये इसको हम बोल देते हैं कम्युनिकेबल, क्योंकि इनिशियली जब बेबी बॉर्न हुआ उसके मुंह में वो बैक्टीरिया नहीं थे और उसको वो कहीं से मिले हैं, और किससे मिले हैं कोई भी हो सकता है, उसका कोई लव्ड वन, उसके भाई बहन, उसकी मम्मा पापा, किसी के भी थ्रू उसको वो चीज़ जो ट्रांसफर हो रही है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कम्युनिकेबल डिसीज है। अगेन केरीज इज अ ट्रांसमिसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, सो आगे हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट्स, जिसके बारे में हम अभी बोल ही रहे थे कि ये एक इन्फेक्शियस माइक्रोबियल डिसीज है। तो उसको जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं वो दो तरीके के बैक्टीरिया हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन कॉजेटिव एजेंट जो इस डिसीज का है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई म्यूटेंस, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर केरीज। और जो दूसरा है लैक्टोबैसिली इज द इंडिकेटिव ऑफ हाई शुगर इनटेक। दोनों बैक्टीरियाज का अलग अलग है कि स्ट्रेप्टोकोकाई म्यूटेंस, अब इसका नंबर हमारे मुंह में बढ़ता है, इस बैक्टीरिया जो ये मल्टीप्लाई करता है हमारे मुंह में, जो हम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये बैक्टीरिया उस पर काम करे, उसके फेवरेबल जो फैक्टर्स होते हैं, तो जो जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता है तो डेंटल केरीज का रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। लेकिन जो लैक्टोबैसिली है वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं तुम ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे हो, या तुम्हारे मुंह में ज़्यादा फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि रिजल्ट कर रहे हैं लैक्टोबैसिली के नंबर को इंक्रीज करने में। तो ये इंडिकेट करता है कि हाई शुगर इनटेक विच इज बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केरीज। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें दो तरीके के आपको टूथ नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है हेल्दी टूथ और एक है टूथ विद द डेंटल बायोफिल्म। जो हेल्दी टूथ है वो बिल्कुल साफ सुथरा एकदम शाइनी वाइट कलर का टूथ आप देख सकते हो, लेकिन जिसपे बायोफिल्म है, बायोफिल्म क्या होती है उसको हम बोल देते हैं प्लाक। तो ये जो है आप देख सकते हो कि ये सर्वाइकल एरिया ऑफ द टूथ के, यहाँ सर्वाइकल एरिया ऑफ द टूथ के अराउंड आपको दिख रही है। ये है प्लाक, और इससे रिजल्ट हुई इन्फ्लामेशन। जो ये हमारे गम्स होते हैं उस पर जब रेडनेस, स्वेलिंग, ये इन्फ्लामेशन नज़र आती है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये प्लाक की वजह से। ये प्लाक है क्या चीज़? लेट्स रीड। Oral biofilm, also called as plaque or oral or dental plaque biofilm, is a colorless, soft, sticky coating made up of communities of microorganisms that adhere to tooth surfaces, dental appliances, restorations, ओरल म्यूकोजा, टंग एंड एल्वेलर बोन। इसको अगर मैं आपको थोड़ा लेमन लैंग्वेज में जाके बताती हूँ कि जो ये प्लाक है ये एक तो कलरलेस चीज है, ये सॉफ्ट और स्टिकी होती है। इसमें क्या होता है कि कम्युनिटीज जो हम पीछे बैक्टीरियाज पढ़ के आए हैं वो एक्चुअली रहते कहाँ हैं? वो ये प्लाक में रहते हैं। तो वो एडहेयर कर जाता है, जो ये स्टिकी सब्सटेंस है वो लग कहाँ सकता है? वो हमारे टूथ सरफेस के ऊपर भी लग सकता है, वो हो डेंटल अप्लायंसेस, अगर हमारे मुंह में किसी तरीके का कोई रिटेनर है, नाइट गार्ड है, कुछ भी जो हमारे मुंह में डेंटल अप्लायंसेस हैं ये उस पर भी स्टिक कर सकता है। रिस्टोरेशंस पे, जो हमारी ओल्ड रिस्टोरेशंस हैं उसके ऊपर भी ये स्टिक कर सकता है प्लाक। ओरल म्यूकोजा, जो हमारे म्यूकोजा मतलब कि जो ये सॉफ्ट लाइनिंग है हमारे माउथ के अंदर, उसके ऊपर भी ये स्टिक करता है। ये हमारी टंग के ऊपर भी स्टिक करता है, अगर कहीं एल्वियोलर बोन एक्सपोज्ड है तो वहाँ पे भी ये स्टिक कर जाता है बहुत ईजिली। तो ये काफ़ी एक डेंजरस चीज़ है ओरल बायोफिल्म, जो कि प्लाक जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
ये कहीं पे भी चिपक जाता है, वहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि बायोफिल्म को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमें क्या स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, क्या हम चीजें देख सकते हैं। 1 milligram ऑफ वेट प्लाक कंटेन्स 200 to 500 millions ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कितनी छोटी सी 1 milligram अगर हम प्लाक ले लें तो उसमें 200 से 500 मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें नजर आएंगे, विच इज लाइक टू मच। अंडर द माइक्रोस्कोप प्लाक कंटेन्स मिलियंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये हमने पढ़ा, लेकिन कहाँ पे होते हैं? एम्बेडेड इन एन एडहेसिव सब्सटेंस कॉल्ड पेलिकल। एक एडहेसिव मतलब जिसमें चिपक सकती हैं कुछ चीजें, तो एक पेलिकल होता है, माइक्रोस्कोपिकली हमें नजर आएगा प्लाक के अंदर। वो जो एडहेसिव सब्सटेंस पेलिकल नजर आता है उसमें ये मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एम्बेडेड होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है इनेमल। जो ये सबसे आउटर, हमने पहले भी बात किया कि इनेमल जो है बहुत हार्ड सब्सटेंस है, हार्डर देन बोन। जो ये वाइट कलर का आपको ये ऊपर का लेयर नजर आ रहा है, सबसे आउटर लेयर, वो है इनेमल। उसके अंदर की लेयर जो है वो है डेंटिन, और उसके अंदर जिसके अंदर ब्लड सप्लाई नजर आता है, ये सारा एरिया, उसको हम बोल देते हैं पल्प। सीमेंटम क्या चीज है? जो एरिया, जो टूथ का जो रूट होता है वो एम्बेडेड होता है इनटू द बोन। जो बोन के अंदर ये पार्ट होता है उसके ऊपर जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं सीमेंटम। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल। Enamel is made up of hydroxyapatite crystals arranged in structural layers or rods, also known as prism. क्या है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इनेमल को जज करें कि क्यों पढ़ रहे हैं वैसे हम इस चीज़ को, तो हम इससे सीखेंगे कि कैसे जो ये डेंटल केरीज हैं कॉज होती हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर कैसा है इनेमल का, कैसे काम करती हैं चीज़ें। जो इनेमल है वो एक हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल से बना हुआ है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स जो कि ऐसे नज़र आते हैं, और ये सारे रॉड्स में अरेंज्ड हैं, और इस सारे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एज अ प्रिज्म। ये जो क्रिस्टल्स हैं इनके जो खाली जगह है उसमें भरा होता है पानी। सो दीज क्रिस्टल्स आर सराउंडेड बाय वाटर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो एक पानी जो ये हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स के अराउंड है, ये एक मीडियम एक्ट करता है। जो बैक्टीरियाज एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड जो है वो टूथ के अंदर ट्रेवल कैसे करता है? थ्रू वाटर। और वाटर ही एक मीडियम बन जाता है जिससे कैल्शियम और फॉस्फेट ऑफ द टूथ ट्रेवल करता है आउटसाइड ऑफ द टूथ, और जिससे डीमिनरलाइजेशन, जो कि जीवी ब्लैक की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, डीमिनरलाइजेशन वो प्रोसेस जो है ऐसे होता है। तो जो ये पानी है वो एक मीडियम बन जाता है जो डीमिनरलाइजेशन में हेल्प करता है ऑफ द टूथ, एंड प्लस एसिड्स जो बैक्टीरिया के हैं वो इनटू द टूथ जैसे ट्रेवल करते हैं। प्राइमरी टीथ आर स्लाइटली मेड अप ऑफ मोर वाटर देन द परमानेंट टीथ। इसी वजह से जो हमारे मिल्क टूथ हैं, जो बेबीज के प्राइमरी टीथ होते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं केरीज लगने के, क्योंकि उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अगर वाटर ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिड्स उसमें ट्रैवल कर सकते हैं और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस उतने हायर रेट पे होगी। ओके, सो डेंटल डिके की प्रोसेस, हमने बोला था हम कैरियोलॉजी पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है सब कुछ। इसके लिए तीन चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट, तीन चीजें, तीन फैक्टर्स जो होने बहुत जरूरी हैं, उससे डेंटल केरीज होती हैं। एक होता है ससेप्टेबल टूथ, कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर अगर कोई डीप पिटन फिशर्स हैं या वहाँ पे डेंटल प्लाक एडहेयर होने के चांसेस किसी टूथ सरफेस पे ज़्यादा बढ़ गए हैं, या वहाँ पे खाना जमा रह रहा है किसी टूथ के टू सर्फेसिस के बीच में अगर कोई जगह बन गई है, तो वो एक ससेप्टेबल टूथ बन जाता है डेंटल केरीज के लिए। अ डाइट रिच इन फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हम हमारे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ पोटैटोज, ब्रेड्स, पास्ताज या राइस, जो ये फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो अगर हम उसका कंजम्पशन ज़्यादा है हमारे डाइट में तो वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है डेंटल केरीज के लिए। अब थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिक बैक्टीरिया। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक बैक्टीरिया क्यों लिखा है कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया जैसे कि हमने पढ़ा ही था स्ट्रेप्टोकोकाई म्यूटेंस या लैक्टोबैसिलाई, जैसे ये बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई करके डेंटल केरीज करते हैं, वो एसिड्स रिलीज करते हैं बैक्टीरिया,
फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर अपना काम करके, जो कि हमारे डाइट से उनको मिल रहा है, और ससेप्टेबल टूथ पे वो स्टिक कर जाते हैं। किस फॉर्म में स्टिक करते हैं? डेंटल प्लाक की फॉर्म में। तो जैसे ही वो सब चीज़ें फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, वो बैक्टीरिया अपना एसिड रिलीज करते हैं, उससे डेंटल केरीज का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये हम डायग्रामेटिकली देख लेंगे कि बैक्टीरिया या जो जर्म्स हैं, जो हमने बैक्टीरिया डिस्कस किए, अगर हम उनको फूड, ड्रिंक्स, शुगर, स्वीट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे होएगा एसिड प्रोड्यूस। अगर वहाँ पे हेल्दी टूथ, जो ससेप्टेबल टूथ सरफेस उसको मिल जाता है, उस पर वो एसिड रिलीज कर देते हैं, उससे हो जाता है डेंटल केरीज। सो केरीज कैन अकर इन 4 जनरल एरियाज ऑफ माउथ। सो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये हम चीज़ें देख सकते हैं। डेंटल केरीज स्पेसिफिकली कौन से एरियाज पे हम देख सकते हैं। डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट जो सरफेस है, पिट एंड फिशर, जैसे हमारे टूथ के ऊपर जो ऑक्लूजल सरफेस होता है, दांत का ऊपर का जो सरफेस होता है, उस पे जब ये अपने बैक्टीरिया एडहेयर कर जाते हैं और अपना एसिड रिलीज करना शुरू करते हैं, तो ऐसे ही कुछ केरीज वो डेवलप कर लेते हैं, और उस सरफेस को हम बोल देते हैं पिट एंड फिशर केरीज। सेकेंड सरफेस हम देखेंगे वो है स्मूथ सरफेस कैविटी। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे कुछ डीप है, तो तभी मैंने बोला था कि वो दो दांतों के बीच में भी अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 एडजेसेंट टूथ जो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे हल्का सा भी आपके खाना फंसना शुरू हो जाए, मतलब जो हम उसको डाइट में दे रहे हैं, शुगर्स एंड स्वीट्स एंड सोडाज जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो यहाँ एरिया पे वो अटकना शुरू हो गया, तो वो एक स्मूथ सरफेस को भी डैमेज कर सकता है। इसको हम बोल देंगे स्मूथ सरफेस केरीज। थर्ड आ गई हमारे पास रूट कैविटीज। जो बैक्टीरिया थोड़ा यहाँ पे जो सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द टूथ पे अडेयर होंगे, वो अपनी जो लीजन्स हैं वो दांत के रूट तक भी पहुंच सकती है। उसकी लीक कर करके वो दांत के रूट सरफेस को भी खराब कर सकते हैं, और उसको हम बोल देंगे रूट कैविटीज। फोर्थ जो हम सरफेस देख रहे हैं वो है सेकेंडरी केरीज और रेकरेंट केरीज। एक टूथ पे मान लो कि कैविटी हुई, हमने उसको रिस्टोर भी कर दिया, हमें लगता है कि अब हमने इसमें फिलिंग करवा लिया, अब ये दोबारा खराब नहीं होगा। नो, दैट्स नॉट ट्रू। बिकॉज अगर वंस वो रिस्टोर हो भी गया, तो उसके नीचे अगर कहीं से भी उसकी रिस्टोरेशन थोड़ी सी भी अनसक्सेसफुल रही, वहां से वो लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, और वो एक परफेक्ट रिस्टोरेशन के नीचे भी अपनी केरीज जो है दोबारा डेवलप कर सकता है, और उसको हम बोल देंगे रेकरेंट। मतलब वो एक बार हुई थी, हमने ठीक कराया और दोबारा हो गई, तो वो रेकरेंट केरीज के फॉर्म में डेवलप हो जाएगी। स्टेजेस ऑफ केरीज डेवलपमेंट। हमने बोला था हम स्टेजेस भी डिस्कस करेंगे। स्टेज 1 पे हम डिस्कस करेंगे इंसिपिएंट केरीज। इंसिपिएंट केरीज क्या होता है? When caries begin to demineralize the enamel, also referred to as early carious lesion or white spot lesions. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जैसे ये जो वाइट स्पॉट्स या वाइटनेस जो आपके टूथ के अराउंड ये आपको नजर आ रही है, इसको हम बोल देते हैं इंसिपिएंट केरीज। इंसिपिएंट केरीज का मतलब होता है जो सबसे पहले केरियस लीजन हमें नजर आता है। अब होते वो ब्लैक कलर का नहीं नजर आता, जो उसकी सबसे अर्लीस्ट जो लीजन होती है वो वाइट कलर की वाइट स्पॉट के फॉर्म में आपको नजर आएगी, जिसमें वो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी शुरू हुआ होगा, और उसको हम बोल देंगे इंसिपिएंट केरीज। स्टेज 2 जो होगी ओवर्ट लीजन और फ्रैंक लीजन। जो वो वाइट जो हम स्पॉट देखते हैं, वो धीरे धीरे वो इतनी बड़ी कैविटी के फॉर्म में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं ओवर्ट लीजन या फ्रैंक, लाइक बहुत बड़ा कैविटी। इट इज characterized by cavitation, which means development of a hole in the tooth. इस स्टेज में ही ज्यादा जो है लोग अपनी केरीज को या कैविटीज को नोटिस करते हैं। जो इनिशियल जो हमने बोला इंसिपिएंट केरीज, वो ज्यादा लोग नोटिस नहीं कर पाते, और वो धीरे धीरे एक बड़े होल में डेवलप कर जाती हैं। ये जो स्टेज 2 है, ये मोस्टली यहाँ पे आके हमारी जो कैविटीज हैं, ज्यादा लोग खुद की कैविटीज डायग्नोस कर पाते हैं। थर्ड स्टेज है रैम्पेंट केरीज। एट टाइम्स ऑनसेट ऑफ incipient lesions is followed rapidly by the development of cavitation with multiple lesions throughout the mouth. क्या होता है कि अगर जो है जो लीजन्स हैं वो सारे माउथ में होते हैं, जर्नलाइज हो जाए, एक सरफेस की बजाय अगर हम उसको काफी सरफेसेस पे नोटिस कर पा रहे हैं,
तो वो इतनी तेजी पे, इतनी फ्रीक्वेंसी उसकी जब बढ़ जाती है तो उसको हम बोल देते हैं रैम्पेंट केरीज। ये क्यों होता है? जब हम एक्सेसिव और फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ सुक्रोज या फिर आफ्टर जीरोस्टोमिया। सो इस चीज को मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर हमारा शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा हो गया है तब ये चीज़ हो सकती है, रैम्पेट केरीज डेवलप हो सकती है। या फिर अगर हमें जीरोस्टोमिया, जीरोस्टोमिया क्या चीज़ है? जीरोस्टोमिया होता है जिसमें हमारा माउथ हमें ड्राई फील होना शुरू हो जाता है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो कम काम कर रहे हैं, वो सलाइवा ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उस रेट पे वो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो उससे क्या होगा, सारा माउथ जो है वो ड्राई हो जाएगा। अब सलाइवा का एक्शन क्या होता है कि वो वॉश अवे करे जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं, उसको डिजोल्व करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। अगर उसका वो एक्शन ही, वो क्लेंजिंग एक्शन खत्म हो गया तो उससे क्या होगा कि जो केरीज है, जो 3 फैक्टर्स हैं हमारे, हमारी डाइट भी, अगर सुक्रोज ले ही रहे हैं हम, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स हम डाइट में कंज्यूम कर ही रहे हैं, और ऊपर से हमारे माउथ में बैक्टीरिया भी डेवलप हो चुके हैं, तो वो सारे क्या होएंगे, रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे और कैविटीज जो हैं बहुत ज़्यादा जर्नलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। और ऐसी जो केस है वो हम ये देख सकते हैं इस माउथ में कि जगह जगह आपको वो लीजन्स नजर आ रही हैं सारे दांतों के ऊपर। तो इसको हम बोल देते हैं रैम्पेंट केरीज। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ केरीज। अब हम बात करेंगे कि रिस्क कैसे बढ़ गया, वो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिसीज इंडिकेटर्स, जो वाइट स्पॉट्स हैं, जैसे कि हमने बोला ही था इंसिपिएंट केरीज, जब वो नजर आ रहे तो वो इंडिकेटर है एक कि हमारे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई डिमिनरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इनामल लीजन्स, वही कि हमारे कुछ लीजन्स बननी शुरू हो गई हैं दांतों के ऊपर, तो वो एक रिस्क फैक्टर बन गया है केरीज के लिए। रिस्टोरेशन ऑफ लेस देन 3 years, अगर 3 साल के अंदर अंदर किसी ने कोई रिस्टोरेशन करवाई हुई है, इसका मतलब कि वो एक रिस्क फैक्टर उसके लिए बन चुका है कि वो केरीज के प्रोन हो गए हुए हैं उसके दांत। सो कैविटीज एंड डेंटिन। कैविटीज, अगर उसके ऑलरेडी कैविटीज हैं माउथ में तो वो एक डिसीज इंडिकेटर है ही, और प्लस अगर हमारा इनामल लेयर डिस्टर्ब हो चुका है, कहीं ना कहीं डेंटिन एक्सपोज हो चुकी है, तो वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है डेंटल केरीज। सो इंक्रीज रिस्क ऑफ केरीज में हम उसके रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पहले ही पढ़ा कि जीरोस्टोमिया विच इज लेस लाइवा प्रोडक्शन, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि वो कैसे डिसीज कॉज कर देता है। बैड बैक्टीरिया, हमने डिस्कस किया कि जो बैक्टीरियाज हैं वो एक रिस्क फैक्टर बढ़ा देते हैं, क्योंकि जितना नंबर बैक्टीरिया का बढ़ेगा उतना ही नंबर ऑफ केरीज जो है उसका रिस्क फैक्टर भी बढ़ेगा। पुअर डाइट, अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, आपकी डाइट में सैलड्स नहीं है, जो डाइट है वो रिच है कार्बोहाइड्रेट्स में या शुगर्स में या सोडाज में, तो वो जो पुअर डाइट है वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है डेंटल केरीज के लिए। हाउ टू कंट्रोल टूथ डिके। सो हम बात करेंगे कि अब हम ये चीज़ें जो पढ़ आए हैं जिससे डेंटल केरीज हो रही है, अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो इसमें मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि जो लेट 19th सेंचुरी थी उसमें जब डेंटिस्ट लोग थे, उनका जो फोकस था वो था कि अगर डेंटल केरीज हो गई हैं तो उसको रोकने का, बस हम उसको ड्रिल करें और उसमें एक रिस्टोरेशन फिल कर दें। जो सीमेंट हम फिल कर दिया, उनके हिसाब से उन्होंने केरीज को रोक दिया। पर जो आज का एरा है, जो आज की जनरेशन के डेंटिस्ट हैं, उनका फोकस चेंज हो गया। उनका फोकस है कि हम कैसे एक पेशेंट को काउंसिल करें कि वो अपना लाइफस्टाइल कैसे ऑल्टर करे कि फ्यूचर केरीज उसके होए ही ना। सो हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि उसको हम टूथ डिके को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। डाइट चेंज सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर भी है केरीज के लिए। तो अगर हम इसके ऊपर ही डिस्कशन करें या काउंसिल करें पेशेंट्स को कि अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया जाए, अपने डाइट को कैसे चेंज किया जाए, उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है कि हम केरीज को कंट्रोल कर सकेंगे। सो डाइट चेंज में हम उसको बोले कि अगर आप सैलड्स, अपने ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा ऐड करें, जो वो मंचिंग करते हैं इन बिटवीन मील्स, अगर वो मील के साथ में उस चीज़ को, स्नैक को यूज़ करें, तो उससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा डेंटल केरीज के ऊपर। रिमूव प्लाक। अब बैक्टीरिया जो हैं वो टूथ सर्फेसिस पे एडहेयर कैसे करते हैं, वो एडहेयर करते हैं प्लाक में। तो प्लाक में हमने पढ़ा था कि एक एडहेसिव सब्सटेंस है पेलिकल, जिसमें बैक्टीरिया एम्बेडेड हैं।
सो ये प्लाग जो डेंजरस है, जिससे ये स्टार्ट होता है सारी चीज़ें, अगर हम उसको ही रिमूव कर दें एवरी 6 मंथ्स, अगर हम स्केलिंग प्रोसीजर जो डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांत अच्छे से डीप क्लीन करवाएं, प्लाग को रिमूव करें, अच्छे से ब्रशिंग करें, सो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा केरीज को कंट्रोल करने में। दूसरा पॉइंट है सीलेंट्स। अगर किसी बच्चे के मुंह में अभी जैसे दांत आ रहे हैं और हम नोटिस करें, या आप उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाते हो और हम नोटिस करते हैं कि उसके डीप हैं पिटेंट फिशर्स, जो पिटेंट फिशर जो सबसे अपर जो ऑक्लूजल सरफेस पे है, जो फिशर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से डीप हैं और उसमें खाना रुक रहा है, बच्चे का खाना वहां से वॉश ऑफ नहीं होता, तो उसमें अगर हम किसी भी तरीके से सीलेंट्स डाल दें, तो वो जब पिटन फिशर सील हो जाएंगे, उसमें जो बैक्टीरिया है वो एडहेर नहीं कर पाएंगे और डेंटल केरीज प्रिवेंट हो जाएगी। सो फोर्थ पॉइंट है फ्लोराइड्स। जो फ्लोराइड्स हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो इनामल है या जो हमारे टूथ के लेयर्स हैं उसको डिसॉल्व होने से प्रिवेंट करता है और हमारे टूथ को और स्ट्रॉन्ग करता है। सो अगर वो लेयर्स को डिसॉल्व ही नहीं होने देगा, तो एसिड जो है वो ट्रेवल नहीं करेगा थ्रू द टूथ, और वो स्ट्रॉन्ग जो टूथ होगा वो रेजिस्टेंट हो जाएगा टू डेंटल केरीज। एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉशेस। सो जो हमारे माउथ में नंबर ऑफ बैक्टीरिया को रोकने के लिए अगर हम एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश यूज करें, सो उससे क्या होगा, डेंटल केरीज प्रिवेंट होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो है सलाइवा कैन बी इंक्रीज बाय हैविंग गम्स दैट कंटेन xylitol और बेकिंग सोडा। जो सलाइवा, जैसे हमने बात किया था कि जीरोस्टोमिया में ड्राई माउथ कंडीशन है या सलाइवा कम प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो हम सलाइवा या तो आर्टिफिशियल सलाइवा देके भी ये चीज़ को कर सकते हैं, नहीं तो जैसे हम च्युइंगम्स खाते हैं उससे जो है सलाइवा प्रोडक्शन और होनी शुरू हो जाती है। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया कि xylitol गम्स क्यों, क्योंकि अगर सुक्रोज जो शुगर कंटेंट है च्युइंग गम्स का वो ज़्यादा होगा तो डेंटल केरीज को आप बढ़ा ही रहे हो किसी भी तरीके से। अगर आप xylitol गम्स यूज़ कर रहे हो, उससे क्या होगा कि जो स्वीटनिंग एजेंट है वो नहीं होगा और केरीज का प्रिवेंशन होगा। सो अब हम डिस्कस करने लगे हैं सलाइवा के बारे में। सलाइवा के 3 जो बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शंस हैं वो हैं फिजिकल, केमिकल एंड एंटीबैक्टीरियल। जो फिजिकल एक्शन है वो कैसे काम करता है, तो इसमें हमने पहले ही पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि सलाइवा का होता है क्लेंजिंग एक्शन। जो हमने खाना खाया, जो डाइट लिया, उसको हमारे पैलेट से उसको क्लेंस करना उसका एक एक्शन है। हमारी जो चीज़ें हम खाते हैं उसको डिजॉल्व करना उसका एक एक्शन है। सो उसमें सलाइवा में जो होता है वाटर कंटेंट, जो हमने खाना खाया उसको डाइल्यूट कर देता है, एसिड्स को डाइल्यूट कर देता है, और जो एसिड्स हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उसको वॉश अवे भी कर देता है। सो सेकंड उसका जो इम्पॉर्टेंट एक्शन है वो है केमिकल। सो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है कैल्शियम, फॉस्फेट और अदर बाइकार्बोनेट्स। सो जो कैल्शियम रेडिली अवेलेबल होता है हमारे सलाइवा में, अगर हमारे टूथ पे कोई डीमिनरलाइजेशन हो रही है तो वो रेडिली अवेलेबल है उसको रीमिनरलाइज करने के लिए। और जो फॉस्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं वो एक बफर एक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो कि जो एसिड्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो तीसरा एक्शन हमारे पास है एंटीबैक्टीरियल एक्शन। हमारे सलाइवा में कुछ इम्यूनोग्लोबुलेंस भी प्रेजेंट हैं जो कि हमारे जो टूथ को है प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम केरीज। वो एक्ट करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया और हमारे टूथ को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम केरीज। तो अगर लेकिन हमारे नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो ये एक्शन वहाँ पे कई बार फेल भी हो जाता है। सो इट डिपेंड्स कि हमारे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं माउथ में। नेक्स्ट है रूट केरीज। सो हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन ओल्ड एज पीपल टेक medications दैट causes xerostomia। सो कई ऐसे medications हैं जो ओल्ड एज में हमें प्रिस्क्राइब हो जाती हैं और वो इनडायरेक्टली रिजल्ट कर देती हैं ड्राई माउथ में। तो अगर हमारे माउथ में सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जो 3 उसके इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं फिजिकल, केमिकल और एंटीबैक्टीरियल, वो हमें हेल्प नहीं कर पाते टू प्रिवेंट केरीज, और उससे हमारे माउथ में केरीज शुरू हो जाती हैं और उससे रूट केरीज के भी रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो अगर हमारे जो पेशेंट्स हैं कैंसर पेशेंट्स, उनको होते हैं रेडिएशन एक्सपोज हो जाता है। जब हेड एंड नेक एरिया में किसी भी तरीके की रेडिएशन एक्सपोज होती हैं, उससे क्या होता है जीरोस्टोमिया, विच अगेन लीड्स टू रूट केरीज।
और तीसरा जो हम फैक्टर इसमें डिस्कस करने लगे हैं वो है एज रिलेटेड, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी जो जिंजाइवा है, जो ये जो गम्स हैं वो रिसीड करने लग जाते हैं, और जो हमारा जो रूट्स हैं दांत की वो माउथ कैविटी में, जो ओरल कैविटी में एक्सपोज होने लग जाती हैं। जैसे जैसे रूट्स जो एक्सपोज होती हैं वो उसके चांसेस, उसके अराउंड प्लाक एडहेयर कर जाता है और बैक्टीरियाज अपने एसिड्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और अल्टीमेट हमारे माउथ में रूट केरीज जो है उसका रिस्क बढ़ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो अगेन जैसे हमने प्रिवेंटिव मेजर्स पहले कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं टूथ डिके को, वैसे ही हम रूट केरीज के बारे में पढ़ेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और उसमें हमने पढ़ा था फ्लोराइड। सो फ्लोराइड जैसे कि मैंने बताया ही था वो आपकी टूथ को स्ट्रॉन्ग करता है और रीमिनरलाइज करने के लिए हेल्प करता है। सो इसमें आएगा इंक्रीज सलाइवरी फ्लो। हमने पढ़ा ही था कि जो गम्स हैं वो हमारे सलाइवरी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, और लेकिन xylitol गम्स स्पेसिफिकली टू मेंशन अगेन, या हम इसमें आर्टिफिशियल सलाइवा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ प्लाक थ्रू ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे कि अगर हम ब्रश अच्छे से कर रहे हैं, फ्लॉस अच्छे से कर रहे हैं, इंटरप्रॉक्सिमल जो कंटैक्ट्स है उसको क्लीन रख रहे हैं, तो अगर प्लाक हम रिमूव कर रहे हैं डेंटिस्ट के पास चाहे जाके या ब्रशिंग एक्शन से, अगर हमारा ओरल कैविटी काफ़ी क्लीन है तो हम एक तरीके से प्रिवेंट कर रहे हैं केरीज को। डाइट काउंसलिंग में हम पढ़ेंगे ग्रीन वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करके, स्नैकिंग को कम करके, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम कंजम्पशन घटा दें, तो ऐसे हम जो है पेशेंट्स को काउंसल कर सकते हैं कि उनका डाइट कैसे मॉडिफाई किया जाए और उससे केरीज को कैसे, फ्यूचर केरीज को प्रिवेंट किया जाए। सो रीमिनरलाइजेशन प्रोडक्ट्स में अगर हम कैल्शियम और फॉस्फेट अपनी डाइट में किसी तरीके से अगर हम उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली हेल्प करेगा हमारे टूथ सर्फेसिस को रीमिनरलाइज करने के लिए। आगे आ गया है अर्ली चाइल्डहुड केरीज। इसको हम क्या बोल देते हैं, अर्ली नर्सिंग बॉटल केरीज या बेबी बॉटल केरीज भी हम इसको बोल देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केरीज जो है एक ट्रांसमिसिबल डिसीज है। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में हमने इटसेल्फ इसको डिस्कस किया था कि जो एक मदर और बेबी का जो कम्युनिकेशन है थ्रू कि वो उसका फूड टेस्ट कर रही हैं, या फिर उसको किसिंग, या उसके जो सिबलिंग्स हैं या उसके जो लव्ड वंस हैं वो कैसे जो है कम्युनिकेट करते हैं बेबी के साथ, उनका कम्युनिकेशन बन जाता है और वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने बैक्टीरिया को। सो अर्ली चाइल्डहुड केरीज एक ट्रांसमिसिबल डिसीज़ बन जाती है, और अगर हम इसे नहीं ठीक करेंगे तो ये इससे बच्चे को है जो पेन और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर पेरेंट्स के ही टीथ हेल्दी होंगे तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कम होंगे और बच्चे को जो है तकलीफ कम होगी। If a baby sleeps with a bottle, the chances of decay are increased. अर्ली चाइल्डहुड केरीज के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या है, कि क्या ऐसी चीज़ें जो इस चीज़ को, इसके रिस्क को बहुत बढ़ा देती हैं। अगर लो इनकम फैमिलीज़ हैं जो ट्रीट नहीं कर सकती, अगर उनके बेबी को इतनी इन्फेक्शन हो रही है, उनकी डेंटल केरीज बहुत ज़्यादा है, अगर वो उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे वो और बढ़ता ही जाएगा। सो लो इनकम फैमिलीज़ जो हैं एक रिस्क फैक्टर बन जाती हैं। सो जो पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स हैं, मतलब जिनका असेस कम है कि वो अपने डेंटिस्ट के पास जा सकें या डेंटल केयर ले सकें, या फिर वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे वाटर फ्लोरिडेशन लैक करता है, तो वो जो ग्रुप्स हैं उनके जो रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं डेंटल केरीज की तरफ। लिमिटेड असेस टू केयर वो उसमें कवर हो जाता है। लैक ऑफ वाटर फ्लोरिडेशन अगेन, कि वो ऐसे एरिया में जो लोग रह रहे हैं जहाँ पे फ्लोरिडेशन नहीं है उनके पानी का, या उनको फ्लोराइड एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होना चाहिए तो वो अगर उनको नहीं मिल पा रहा, तो उससे क्या है उनके टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और उनकी जो बैक्टीरिया है उसका एक्शन बहुत बढ़ जाएगा और डेंटल केरीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। केरीज डायग्नोसिस। सो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिस्ट किए हुए हैं कि हम केरीज को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट है डेंटल एक्सप्लोरर। तो जो डेंटल एक्सप्लोरर वो कुछ ऐसा नज़र आता है, एंगल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है और इसकी जो टिप होती है वो शार्प टिप होती है। अगर वहाँ पे कोई किसी भी तरीके की कोई डिस्कलरेशन में आप इसको घसीटने की कोशिश करोगे ये वहाँ पे स्टिक कर जाएगा। जैसे ही ये वहाँ पे स्टिक करेगा और वहाँ से इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे केरीज है और वो एक होल डेवलप कर रही है।
अगर तो ये बहुत आसानी से वहाँ से मूव हो जाता है, इसका मतलब कि वहाँ पे कोई स्टेन है, वहाँ पे केरीज नहीं है। हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि वो केरीज है, स्टेन है या क्या चीज़ है। रेडियोग्राफ्स, सो ये एक पिक्चर हम दिखा रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि इंटरप्रॉक्सिमल केरीज हुई है। सो जो रेडियोग्राफ्स हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं केरीज को डायग्नोस करने के लिए। जो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं नॉर्मल हेल्दी टूथ को। जो नॉर्मल हेल्दी स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा नजर आता है, पर जहाँ पे आपको ये ब्लैकिशनेस नजर आ रही है, रेडियोलूसेंट एरिया बोल देते हैं जिसको, जहाँ जहाँ पे वो आपको रेडियोलूसेंसी नजर आ रही है टूथ के ऊपर, वो सरफेस जो है वहाँ पे केरीज का अटैक हो चुका है। सो ऐसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। सो इंटरप्रॉक्सिमल कंटैक्ट को हम जज नहीं कर सकते नेकेड आई से, तो वहाँ पे ये जो रेडियोग्राफ्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं डायग्नोस करने के लिए केरीज को। विजुअल अपेरेंस, विजुअल अपेरेंस में मतलब हमारी आईज कितनी काम कर रही हैं, हम उससे कितना जज कर पा रहे हैं। सो विजुअल अपेरेंस के बेसिस पे हम कैसे करेंगे इसको डिस्कस, कि अगर वहाँ पे कुछ ब्लैक एरिया है तो हम उसको देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है, हमारा टूथ तो वाइट होना चाहिए था, ये ब्लैकिशनेस जो है, ये डार्कली स्टेन्ड जो एरिया है वो केरीज में डेवलप हो चुका है, तो वो एक विजुअल अपेरेंस। पर ये मिसजज भी हो सकता है क्योंकि वो ब्लैक एरिया जो वो किसी भी तरीके का स्टेन भी हो सकता है जो टी या कॉफी से लग जाता है। सो इसलिए विजुअल अपेरेंस जो है एक लिमिटेड असेस बन जाता है उसका। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिकेटर डाइज। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जैसे हम डाई को स्प्रेड कर रहे हैं टूथ के ऊपर, और जहां जहां पे वो डाई जो है वो टूथ जो है वो डाई को कलर को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको ले रहा है अपने ऊपर, तो इसका मतलब कि वो एक केरीज से अटैक्ड एरिया है और हमें उसे क्लीन करना चाहिए। ये कैसे काम करता है कि अगर हम एक टूथ सरफेस हमने प्रिपेयर भी कर लिया और हम श्योर नहीं है कि हमने पूरी केरीज को रिमूव कर दिया है कि नहीं, या वो इन्फेक्टेड एरिया या अरेस्टेड केरीज हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी ये डाइज जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। और जहां जहां पे वो डाई स्टेन कर जाएगा दांत को, वो एरिया इसका मतलब केरीज से अटैक्ड है। नेक्स्ट पॉइंट इज केरीज डिटेक्शन डिवाइसेस विच इज लाइक दिस। सो केरीज डिटेक्शन डिवाइसेस क्या करती हैं, वो बैक्टीरिया के बाई प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट कर लेती हैं। जो बैक्टीरिया जो हैं, जो जिस तरीके के वो एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या डीमिनरलाइज कर रहे हैं हमारे टूथ को जहाँ जहाँ पे, तो वो बाई प्रोडक्ट्स को वो डिटेक्ट कर देती है और उसको क्वांटिफाई करके एक नंबर डिस्प्ले कर देती है स्क्रीन के ऊपर। सो जिससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो केरीज है या कुछ और है। केरीज डिटेक्शन डिवाइस है वो एक रेडियोग्राफ के ऊपर जो डेंसिटी चेंजेस हैं डिजिटल रेडियोग्राफ में, वो भी डिटेक्ट करके उसका भी नंबर डिस्प्ले कर देती हैं, और इस हिसाब से ये हमें हेल्प करती हैं डिटेक्शन में, केरीज को डायग्नोस करने में। कोई भी एक जो मेथड है केरीज डिटेक्शन डिवाइसेस में वो 100% एफिशिएंट नहीं है, तो अल्टीमेट एक डेंटिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ट्रीटमेंट प्लान को अपने हिसाब से फ्रेम करे कि वो कैसे डायग्नोस को लेके चलेगा और कितना वो श्योर है उस डिटेक्शन डिवाइस के हेल्प से। सो नेक्स्ट है लेजर केरीज डिटेक्टर, डायग्नोडेंट। केवोस डायग्नोडेंट का ये एग्जांपल है लेजर केरीज डिटेक्टर। सो लेजर ये एक रिसेंट एडवांसमेंट है जो हेल्प करती है केरीज को डायग्नोस करने के लिए। जो लेज़र केरीज हैं वो ऑक्लूजल केरीज को तो काफ़ी अच्छे से डायग्नोस कर लेती है, पर इंटरप्रॉक्सिमल जो दो दांतों के बीच में एरियाज हैं, या सब जंजाइवल जो जंजाइवा के नीचे वाले एरिया में केरीज है, या फिर कोई अगर रिस्टोरेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इनले है, ऑनले है, या किसी भी तरीके के सीमेंटेशन है जो हमारे दांत के ऊपर, उसके अंदर जो सेकेंडरी केरीज हमने पढ़ा था या रेकरेंट केरीज है, तो हम उसको डिटेक्ट करना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। पर जो लेज़र केरीज डिटेक्टर है वो ऑक्लूजल जो ऊपर की सरफेस की केरीज है, या इनेमल के अंदर क्या चल रहा है या किस डेंसिटी चेंजेस हो रहे हैं इनेमल में, उसको डिटेक्ट कर लेती है। और 0 to 99, तो इसका क्या नंबर है, 0 to 99 की रेंज में ये एक नंबर डिस्प्ले कर देती है अपने यूनिट के ऊपर। सो जो 0 है वो हेल्दी टूथ है, मतलब कि एक हेल्दी टूथ है, उसमें जीरो फ्लोरेसेंस। अच्छा, ये भी पॉइंट है कि जब वो लेजर डालते हैं तो एक फ्लोरेसेंट लाइट निकलती है। जो फ्लोरेसेंट लाइट निकलती है वो बेसिकली केरीज को डिटेक्ट करती है कि हाँ जी इस एरिया में केरीज है। तो उसका जो एक डिस्प्ले नंबर आ जाता है हमारे पास कि कितने लेवल की केरीज है, कि 0 to 99 में ये कितनी बड़ी केरीज है, उस हिसाब से वो डेंसिटी चेंजेस के ऊपर एक नंबर हमें दे देती है।
जो हेल्दी टूथ है उसमें कोई फ्लोरेसेंस नहीं आएगी टूथ के ऊपर, और एक 0 नंबर डिस्प्ले हो जाएगा कि यस दिस इज अ हेल्दी टूथ। यहाँ पे कोई एक्टिविटी या बैक्टीरियल एक्शन, कोई तरीके के एसिड्स या बैक्टीरियल बाई प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं है। जिस एरिया में वो फ्लोरेसेंस देगा काफी ज्यादा या नंबर बहुत बड़ा डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, इसका मतलब कि वहां पे केरीज है। सो इस हिसाब से लेजर केरीज डिटेक्टर डिवाइस जो एक केवोस डायग्नोडेंट डिवाइस है वो काम करता है। लेजर केरीज डिटेक्टर में जो एक लिमिटेशन हम बात करेंगे उसके ऊपर कि जैसे अगर वहाँ पे कैलकुलस डिपॉजिट है या प्लाक है या जैसे हमने बात किया था कि इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज में या सब जिंजाइवली या मतलब कोई रिस्टोरेशन के अंडर अगर कुछ चल रहा है, तो ये जो लेज़र डिटेक्टर डिवाइसेस हैं ये इतनी एफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए इसका 100% आप इसके इन चीज़ों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कैमरा, मतलब केरीज मैनेजमेंट बाय रिस्क असेसमेंट। सो एक स्ट्रैटेजी है जिससे हम मेजर करते हैं, असेस करते हैं रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केरीज फॉर एन इंडिविजुअल, और उसके प्रिवेंटिव फैक्टर्स को भी इवेलुएट करते हैं, और एक इंडिविजुअल को असेस करते हैं कि उसमें किस लेवल की केरीज डेवलप होने के चांसेस हैं, कि वो एक लो लेवल पे है, मॉडरेट है, हाई लेवल है या एक्सट्रीम लेवल है। सो उससे हम पहले तो उसको असेस करते हैं, उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं और उसको मैनेज करने का कोशिश करते हैं। सो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब। सो इस टेक्निक में हमने करना क्या है, कैमरा टेक्निक में तो हमने पहले उसका रिस्क असेसमेंट कर लिया, उसके बाद हम उसको ऑप्शंस, इंडिविजुअल को हम काउंसल करेंगे कि उसके पास क्या ऑप्शंस हैं कि उसको मैनेज कैसे कर सकता है, वो केरीज को, फ्यूचर केरीज को प्रिवेंट कैसे कर सकता है। सो उसमें हम जैसे उसको फ्लोराइड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर उसके फ्लोराइड एरिया में वाटर फ्लोरिडेशन नहीं है या उसके टूथपेस्ट में सफिशिएंट वो फ्लोराइड इनटेक नहीं उसको मिल पा रहा, उसके टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम उसको एक फ्लोराइड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एक माउथ वॉश के फॉर्म में, एक वार्निश के फॉर्म में या फिर एक टूथपेस्ट के फॉर्म में, कैसे भी। फिर हम उसकी डाइट्री काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि कैसे उसको स्नैकिंग करना चाहिए, इन बिटवीन मील्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, प्लस हम उसको फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स उसको कितना कम करना चाहिए अपनी डाइट में, और ग्रीन वेजिटेबल्स कितना इंक्रीज करना चाहिए। आउटसाइड जो स्नैक्स हैं हमारे पास, फूड्स अवेलेबल हैं, बर्गर्स या पोटैटो फ्राइज या सोडाज, तो वो स्वीटनिंग एजेंट्स या स्वीट्स वो ले रहे हैं, उसको कैसे कम करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेंटल सीलेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पिटन फिशर सीलेंट्स अवेलेबल हैं, उसको वो उस टेक्निक के लिए जाना चाहिए या नहीं। फिर ये हमने पढ़ लिया फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर टूथपेस्ट और रिंसेस के फॉर्म में। जाइलोटॉल गम्स जो है मैंने बताया था वो हेल्प करते हैं सलाइवरी फ्लो को इंक्रीज करने के लिए। कैल्शियम फॉस्फेट लाइक रीमिनरलाइजेशन प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकता है वो, या प्रोफेशनली अप्लाइड फ्लोराइड फॉर्म्स एंड वार्निशेस जैसे कि हमने डिस्कस किया ही था। ये जो टेक्निक है वो एक रिस्क असेसमेंट इवेलुएट करती है एक इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट, केरीज रिस्क असेसमेंट टेस्ट्स। सो कुछ टेस्ट्स अवेलेबल हैं जिससे हम जज कर सकते हैं एक इंडिविजुअल के लिए कितना रिस्क फैक्टर है कि वो केरीज डेवलप कर सकता है या वो क्यों हो रही हैं उसके इतने ज़्यादा केरीज। So these are used to identify the factors that contribute to increased risk for dental caries. Caries risk tests are used to detect the number of bacteria present in the oral cavity. इसका एक एग्जाम्पल हम बताएंगे salivary flow rate test के थ्रू। इससे हम मेजर करेंगे कि एक पेशेंट जो है वो उसके माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं और वो इनफ सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कहीं ड्राई माउथ कंडीशन तो नहीं है, इस वजह से तो नहीं कहीं उसकी केरीज रिस्क बढ़ी हुई। तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, हम पेशेंट को चेयर साइड, ये इजीली टेस्ट हो जाता है, पेशेंट को एक पैराफिन पैलेट देंगे च्यू करने के लिए फॉर 3 to 5 मिनट्स, और जितना उसके मुंह में सलाइवा जनरेट हुआ है वो एक कप में उसको बोलेंगे कि थ्रो करना है। जैसे ही वो सलाइवा हम मेजर करेंगे, अगर वो 1 लीटर और मोर है तो इसका मतलब उस पेशेंट का सलाइवरी फ्लो एकदम ठीक है, वो नॉर्मल है। अगर 0.7 और लेस है तो इसका मतलब कि उसके माउथ में लेस सलाइवा जनरेट हो रहा है, इसलिए उसके जो एक्शन हैं सलाइवा के वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पा रहे और केरीज रिस्क बढ़ रहा है। 0.5 और लेस मतलब कि उसका माउथ ड्राई है और रिस्क ऑफ केरीज बहुत है उसके माउथ में। केरी स्क्रीन केरी ससेप्टेबिलिटी टेस्ट,
ये भी एक 1 मिनट चेयर साइड टेस्ट है। ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन माउथ हमारे काउंट करता है, और ये एटीपी ड्रिवन बायोल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड करता है, जिससे हम ओरल बैक्टीरियल लोड को देख सकते हैं और हैज़ बीन प्रूवन टू कोरिलेट विद द रिस्क ऑफ डिके। सो हेंस हम ये सारी चीज़ें जो हैं इससे असेस कर सकते हैं कि केरीज रिस्क कितना है हमारे माउथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऐसे ही हम टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे अपनी फर्दर कमिंग वीडियोस में। यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हो कि मैं उस पर डिस्कशन करूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।